हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने डुबेराइनस स्ट्राइक और न्यूलैंड्स ऑक्टेव को समझा है। आज हम क्लासिफिकेशन को लेकर एक नए वे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट। जिसकी आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम मेंडलीव है। मेंडलीव के बारे में मैं आपको क्या बताऊं स्टूडेंट्स। 1906 में मेंडलीव को नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था? मेंडलीव एक क्रेजी इंसान था, पागल इंसान था। इसके टाइम तक टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और यह हर एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व किया था। इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था स्टूडेंट कि उसने फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व किया था। नो, उसने एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, परखा था, देखा था। कौन कौन से कैरेक्टर? केमिकल कैरेक्टर में खासकर उसने देखा था जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, जो फॉर्म होता है उसे हाइड्राइड कहते हैं। एलिमेंट्स के हाइड्राइड को देखा था उसने। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो बनता है उस कंपाउंड को हम ऑक्साइड कहते हैं। एलिमेंट के ऑक्साइड को उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया था। किसने? मेंडलीव ने। 63 एलिमेंट्स के, सोचो कितना बड़ा पागल रहा होगा। दिन रात लैब में काम करता था। छोटी छोटी सी चिट्टियां होती थी, वो बार बार चिटकाते रहता था, कभी इसको ऊपर कभी उसको नीचे। सब क्या करता था, चलिए समझते हैं। तो हमने कहा इसके टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 63। सबको इसने क्लासिफाई कर दिया। जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सबको क्लासिफाई कर दिया। इवन जो नहीं डिस्कवर हुए उनके क्लासिफिकेशन के लिए जगह छोड़ दी। इनके मेरिट्स में यूज करेंगे ऐसे चीजों को। मेंडलीव ने भी न्यूलैंड की थियरी को कॉपी किया था स्टूडेंट। न्यूलैंड ने क्या कहा था? एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रख दिया जाए। तो इन्होंने भी यही काम किया। एटॉमिक मास और फिजिकल केमिकल कैरेक्टर के बिटवीन एक रिलेशन देखा। कहा अगर एलिमेंट को क्लासिफाई करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही क्लासिफाई किया जा सकता है, और एटॉमिक मास जो है क्लासिफिकेशन के लिए एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हम क्लासिफिकेशन करते क्यों है, जरूरत क्या थी क्लासिफाई करने की। जब मैं मोजले की थ्योरी पढ़ा दूंगा उसके बाद ही आपको समझाऊंगा। हर एक टीचर का पढ़ाने का अलग अलग मेथड होता है स्टूडेंट। कुछ टीचर सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों थी, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को लास्ट में बताता हूं कि क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों थी। क्योंकि तब आपको समझ में नहीं, आप खुद समझ जाओगे कि क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों थी। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। मेंडलीव को लेकर मैंने थोड़ी बहुत आपको बातें बताई। मेंडलीव एक पागल इंसान था। इतना पागल था कि इसने 63 एलिमेंट, उसके टाइम तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सभी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को, यानी उसके हाइड्राइड ऑक्साइड को बार बार रिएक्ट करवाया, देखा, ऑब्जर्व किया। क्यों किया ऐसा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मतलब किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। ऐसे होते हैं किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। यह रिएक्ट करने के लिए बने ही है यार। इवन सोडियम वोडियम के साथ तो जैसे सोडियम को निकालो ऑक्सीजन तुरंत रिएक्ट कर चुका होता है, जो मिलता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। इतना हाईली रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट। तो उसने ऑक्साइड हाइड्राइड को देखा, जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2O उसने देख लिया, पोटेशियम का ऑक्साइड K2O देख लिया, लिथियम का ऑक्साइड Li2O देखा। ऐसे एलिमेंट के ऑक्साइड को उसने ऑब्जर्व किया। हाइड्राइड देखा, बहुत सारे एलिमेंट के हाइड्राइड को देखा, उनके एटॉमिक मास को देखा, सब कुछ इसने देख दाख के रख लिया। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन को लेकर इसने किया क्या था स्टूडेंट? कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए थे, बॉक्सेस थे। इसे उसने पीरियड कहा था। कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइन बनाया था इसने, इसको इसने ग्रुप कहा था। एलिमेंट को इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेस पर
रखने को कहा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, समझ लो स्टूडेंट, सबसे कम वाला पहले, उसके बाद कहोगे सर यही काम तो न्यूलैंड ने भी किया था। हाँ स्टूडेंट, न्यूलैंड ने यही किया था, लेकिन न्यूलैंड ने एलिमेंट के हाइड्राइड और ऑक्साइड को नहीं देखा था। अभी बहुत सारी ऐसी गलतियां किया था न्यूलैंड ने, जिसको मेंडलीव ने सही किया। इवन अगर मैं बात करूं हेनरी मोजले की, तो हेनरी मोजले ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, पूरे मेंडलीव की थ्योरी को कॉपी कर लिया है। जब हम मोजले की थ्योरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मेंडलीव की किन चीजों को कॉपी किया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास कहां पे? पीरियड्स में। इसका नाम उसने पीरियड दिया और इसका नाम उसने ग्रुप दिया। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने पीरियड कहा। पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट 7 पीरियड और 8 ग्रुप मेंडलीव ने बनाया। यार 7 पीरियड और 8 ग्रुप में एलिमेंट तो 63 एलिमेंट जाएंगे नहीं, कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए उसने फिर से एक जुगाड़ लगाया। ये जो 8 ग्रुप है इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। 7 ग्रुप और 8 ग्रुप अलग रख दिया। और जो फर्स्ट टू 7 ग्रुप थे स्टूडेंट, अगर मैं यहां कहूं फर्स्ट टू 7th ग्रुप, सबको ग्रुप ए और ग्रुप बी में उसने डिवाइड कर दिया। अब तो हो जाएंगे ना, बहुत ज्यादा हो गए। तो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को लेकर उसने ऐसे कुछ सारी चीजें की। अब किया क्या, कहा क्या, वो सुनते हैं। जब उसने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज करना चालू किया स्टूडेंट, किसके अंदर? पीरियड के अंदर, तो क्या देखा? सर्टेन टाइम के बाद एलिमेंट पुराना कैरेक्टर दिखाना चालू कर देता है। वही कैरेक्टर दिखाता है जो उसके ऊपर वाला दिखा रहा था, तो नीचे से फिर से अरेंज करना उन्होंने चालू कर दिया। फिर क्या देखा? कुछ सर्टेन एटॉमिक मास के बाद फिर से वही कैरेक्टर रिपीट होते हैं। जैसे जैसे कैरेक्टर रिपीट होते गए वो न्यू पीरियड में अरेंज करता गया। समझ में आया? उसने न्यू पीरियड कब यूज किया? जब एलिमेंट अपना क्या दिखाना चालू किए? सेम कैरेक्टर दिखाना चालू किए तब। होप समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, मैं आपको कुछ बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर बताना चाहता हूं। बुकों में ऐसा लिखा है जैसा मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं हायर स्टैंडर्ड्स की बुक को देखूं और आपकी बुक को देखूं तो दोनों में बहुत फर्क है। आपके बुक में लिखा है कि उसने एटॉमिक मास को फंडामेंटल कैरेक्टर माना एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन एक बात कह दूं, उसने एटॉमिक मास को कभी फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं माना। एविडेंस है मेरे पास, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट। उसने एलिमेंट के केमिकल कैरेक्टर को फंडामेंटल कैरेक्टर माना था, यानी ऑक्साइड को और किसके? हाइड्राइड को फंडामेंटल कैरेक्टर माना था। उसको नेचर का बहुत ज्यादा ज्ञान था कि आने वाला एलिमेंट ऐसा होगा, ऐसा कैरेक्टर दिखाएगा और यही आएगा। और सच में डिस्कवर जब हुआ तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में जो वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे वहीं पर आए। इवन एटॉमिक मास भी लगभग वही आया, लेकिन उसको यह पता था इसका ऑक्साइड ऐसा हो सकता है, हाइड्राइड ऐसा हो सकता है, एटॉमिक मास वेरी हो सकता है, लेकिन केमिकल कैरेक्टर कभी वेरी नहीं हो सकता है। मेंडलीव को यह ज्ञान था स्टूडेंट। और उसने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए एटॉमिक मास के साथ समझौता तो किया, लेकिन कभी केमिकल कैरेक्टर के साथ समझौता नहीं किया। यानी मैं कहूं, उसने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए फंडामेंटल कैरेक्टर किसको माना था? ऑक्साइड को, उसके हाइड्राइड के, उसके यानी केमिकल कैरेक्टर को। लेकिन ऐसा लिखना मत, आपके बुक में लिखा हुआ है एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए उसने एटॉमिक मास को फंडामेंटल कैरेक्टर माना था। तो सॉरी दोस्त, मुझे बताना पड़ा, लेकिन है सच्चाई यही। इस तरह से उसने ग्रुप और पीरियड्स को बनाया। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको पीरियड कहा। टोटल 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, 8 ग्रुप है। चलिए हम इनके मेरिट की बात करते हैं तो और कुछ बातें समझ में आएंगी। पहला साइंटिस्ट था जिसने उसके समय तक के टोटल 63 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे सबको सक्सेसफुली क्लासिफाई किया। खाली क्लासिफाई नहीं किया, एलिमेंट के पीरियोडिसिटी को भी उसने बताया। यही जब सेम कैरेक्टर दिखाना चालू करते हैं यानी रिपीट होना चालू होते हैं,
उसी को उसने नाम दिया था पीरियोडिसिटी। इवन ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस को उसने नाम दिया था ग्रुप और पीरियड। इसके पहले किसी ने नाम नहीं दिया था कि ये ग्रुप होता और ये पीरियड होता है, जबकि सेम चीजें किसने यूज किया था? न्यूलैंड ने यूज किया था, लेकिन न्यूलैंड ने उसका पीरियड और ग्रुप नाम नहीं दिया था स्टूडेंट। और इसने एलिमेंट के फिजिकल केमिकल कैरेक्टर पर ज्यादा टाइम दिया। फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को अच्छे से दिन रात सिर्फ एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को पढ़ता था। एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को लैब में एक्सपेरिमेंटली चेक करता था, एटॉमिक मास के साथ उसका रिलेशन देखता था कि एटॉमिक मास के साथ उसका रिलेशन क्या है। तो चलिए हम मेरिट को देखते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसके 4-5 मेरिट आपको बताऊंगा। मेरिट नंबर 1, इसने बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को करेक्ट किया, रिवाइज्ड किया। क्यों रिवाइज्ड किया? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास प्रॉपर नहीं थे, इसने प्रॉपर किया। मैंने पहले ही कह दिया, इसने केमिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, इसलिए एलिमेंट के एटॉमिक मास को इसने चेंज किया कि इसका एटॉमिक मास यह नहीं यह है और इसका पोजीशन यह होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट, पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था मेंडलीव के पहले, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास लिया जाता था वो 14.09 था, लेकिन इसने बेरिलियम के एटॉमिक मास को 9.4 कर दिया और बेरिलियम को बोरॉन के पहले प्लेस किया। और यही सच है, बेरिलियम आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के पहले है। यानी कई सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को इसने चेंज किया। यह पहला अचीवमेंट था किसका? मेंडलीव ने। पहले ही कह दिया स्टूडेंट, इसको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज ही नहीं, यह इतना पागल था कि दिन रात एलिमेंट को लेकर ही बातें करता था। आज उसके सम्मान में एक एलिमेंट का नाम भी मेंडलीवियम रख दिया गया है। उसकी इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके समर्पण के लिए, उसके डिटर्मिनेशन के लिए एक एलिमेंट का नाम क्या रख दिया गया? मेंडलीवियम। स्टूडेंट मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट है। इनके 16 भाई थे, इनको लेकर टोटल 17 थे स्टूडेंट, एक जिला था। इनकी मां बहुत टैलेंटेड थी। इनके पिता का देहांत होने के बाद इनकी मां ने एक ग्लास फैक्ट्री ओपन किया था स्टूडेंट। ग्लास फैक्ट्री में आग भी लग गई, फिर भी वो औरत ने हार नहीं माना। ऐसे मेंडलीव भी था, किसी भी एलिमेंट को लेकर वह अपने मां पर गया था, कभी हार नहीं मानता था। एलिमेंट को अगेन एंड अगेन उसके कैरेक्टर को देखते रहता था, इसलिए उसने कई सारे एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को रिवाइज किया। तो आज लोगों ने उसके सम्मान के लिए कई सारे जगहों पर उसकी मूर्तियां लगाई हैं, उसके नाम से एलिमेंट का नाम रख दिया गया है मेंडलीवियम, जैसा मैंने पहले बता दिया आपको। तो मेंडलीव बहुत ही महान साइंटिस्ट था, मैं बता नहीं सकता उसकी महानता कितनी ज्यादा है। अगर आप केमिस्ट्री जानते होंगे तभी उसकी महानता आपको पता चलेगी। तो यह पहला मेरिट था मेंडलीव का। दूसरा मेरिट देखते हैं स्टूडेंट। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली बॉक्सेस छोड़े थे बीच में और कहा था जो एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुए अभी 63 के बाद आने वाले जो एलिमेंट होंगे, जैसे उसके टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 63। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? 118। तब मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे और कहा कि आने वाला एलिमेंट यही कैरेक्टर दिखाएगा जो मैं बता के जा रहा हूं। कौन कौन से कैरेक्टर? डेंसिटी, एटॉमिक मास, केमिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर। जो भी मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था स्टूडेंट, वही निकला सही और वह उसी पोजीशन पर आया। यानी दूसरा कैरेक्टर इन्होंने भविष्यवाणी दी थी और भविष्यवाणी सही निकली। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट की बात करता हूं, मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन के लिए स्टूडेंट एटॉमिक मास को फंडामेंटल तो कहा, लेकिन मेंडलीव को मैंने पहले कह दिया नेचर पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मेंडलीव जानता था एटॉमिक मास चेंज हो सकता है, लेकिन उसका कभी केमिकल कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता है। तो मेंडलीव ने कई सारे जगहों पर सैक्रिफाइस कर दिया एटॉमिक मास को, एलिमेंट को कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में लिख दिया और ज्यादा वाले को पहले लिख दिया। जैसे K2O, Na2O, उसने इनको ऑक्साइड के बेस पर रखने की कोशिश की, ना कि
एटॉमिक मास के बेसिस पर। अभी मैं इसके डीमेरिट्स में ऐसे बातें बताऊंगा कि मेंडलीव की डीमेरिट थी कि फंडामेंटल कैरेक्टर बोल के किसको बोला था फंडामेंटल कैरेक्टर, एटॉमिक मास को, लेकिन इसके मेरिट भी थे। मेरिट क्यों थे स्टूडेंट? क्योंकि जब नए एलिमेंट मिलते गए तो इसने जो प्रिडिक्ट किया था प्लेसेस वहीं पर गए, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होता गया। तो एटॉमिक मास को अगर फंडामेंटल मानता तो मिस्टेक हो जाती, उस जगहों पर नहीं जा पाते। यानी यह प्रिडिक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको असल में ज्ञान था कि एलिमेंट यहीं जा सकता है। इतना ज्यादा मजा हुआ खिलाड़ी था, आप सोच सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टर, ये जो रो और कॉलम थे इसको किसी ने पीरियड या ग्रुप नाम नहीं दिया था, मेंडलीव ने उसका नाम पीरियड और ग्रुप दिया। स्टूडेंट फिफ्थ जो मैं बता रहा हूं आपको, जब इनर्ट गैसेस स्टूडेंट डिस्कवर हुए तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन डिस्टर्ब करते हुए एक नया ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप का नाम रखा गया जीरो ग्रुप। यानी किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया गया। ये मेरिट थे स्टूडेंट मेंडलीव की। होप आपको मेंडलीव की थियरी समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसने किया था। प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट। डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्या है? पहला डिमेरिट है स्टूडेंट हाइड्रोजन को लेकर। हाइड्रोजन दो कैरेक्टर दिखाता था, एक ग्रुप 1 का एलिमेंट, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनको अल्कली मेटल कहते हैं, और एक ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ। इन दोनों के तरह सिमिलरिटी दिखाता था हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन इन दोनों के तरह कैरेक्टर दिखा रहा था। कैसे कैरेक्टर दिखा रहा था? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 1। हाइड्रोजन ड्यूप्लीट करने के लिए, अभी ये बात आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी, ड्यूप्लीट क्या है, ऑक्टेट क्या है। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो आगे मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगा। हाइड्रोजन ड्यूप्लीट करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इस पर प्लस चार्ज आ जाता था। कितना प्लस आता था? 1। और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती थी? 1। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है स्टूडेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन है? लीना, की, रूबी, से, फ्रांसिप, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट। यह भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनको अल्कली मेटल कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो कैरेक्टर किसकी तरह दिखाता था? अल्कली मेटल की तरह। जैसे लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, यह सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इन पर जो चार्ज आता है +1 आता है स्टूडेंट। और दूसरा जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है स्टूडेंट, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनास्टेटीन। मैंने आपको कहा होगा फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, शॉर्ट फॉर्म में। इसका 2,7, इसका 2,8,7, इस तरह से इनके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट। ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था। हाइड्रोजन भी ड्यूप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, हीलियम के जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था। तो हाइड्रोजन पर एक माइनस आ जाता था और इन पर भी एक माइनस, Cl-, F-। तो हाइड्रोजन, यही मुद्दा है स्टूडेंट। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो एल्कली मेटल की तरह कैरेक्टर दिखाता था, जब हाइड्रोजन गेन करता था तो हैलोजन की तरह वह कैरेक्टर दिखाता था। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं था हाइड्रोजन का। देयर इज नॉट एनी फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन रिजेंबल्स टू कैरेक्टर, अल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजेंस। समझ में आया स्टूडेंट? हाइड्रोजन के पास दो कैरेक्टर थे, अल्कली मेटल के और हैलोजन के। तो इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई उचित जगह यानी फिक्स पोजीशन नहीं थी। यह पहला डिमेरिट है स्टूडेंट। डिमेरिट नंबर 2 देखते हैं। डिमेरिट नंबर 2 खुद इनके थियरी कहती है। इन्होंने कहा एटॉमिक मास फंडामेंटल होता है। एटॉमिक मास नंबर क्या है स्टूडेंट? फंडामेंटल कैरेक्टर है। और इन्होंने कहा एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखो। यानी अगर दो एलिमेंट ऊपर नीचे हैं
तो इन दोनों में पीरियोडिसिटी मैंने कहा था कि इनका बी तभी ए के नीचे आ सकता है जब उसके कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी अगर यहां सी लिखा हुआ है तो सी तभी यहां लिखा जा सकता है जब उसका एटॉमिक मास ए से क्या हो, ग्रेटर हो। स्टूडेंट इन्होंने, मैंने कहा था इन्होंने ऐसा बोला लेकिन एलिमेंट को अरेंज किया था केमिकल कैरेक्टर के बेस पर। केमिकल कैरेक्टर को इन्होंने ज्यादा वैल्यू दिया, एटॉमिक मास को छोड़ दिया। ऐसे कई सारे जगहों पर हुई। कहां पर हुई स्टूडेंट, उनका एग्जाम्पल देखते हैं। आप कोबाल्ट और निकल को देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट और निकल को देख सकते हो स्टूडेंट। इनके एटॉमिक मास में डिफरेंस है। ज्यादा एटॉमिक मास वाले को इन्होंने पहले लिख दिया है, कम एटॉमिक मास वाले को इन्होंने बाद में लिखा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के रोल को इन्होंने फॉलो नहीं किया है। यह सेकंड डिमेरिट है। थर्ड डिमेरिट इनके पीरियोडिक टेबल का जो है स्टूडेंट वो इस तरह है, इनके टाइम पर एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं होते हैं। होप आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आइसोटोप्स क्या होते हैं। बाद में जब आइसोटोप्स हुए तो आइसोटोप्स, जैसे कार्बन की बात किया मैंने 6, 12, 6, 14, दो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास वाले हैं, लेकिन एलिमेंट क्या है, ये सेम एलिमेंट है, केमिकली सेम है। तो इन दोनों को डिफरेंट पोजीशन पर रखा जाए या सेम पोजीशन पर रखा जाए, ये भी एक प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट। यानी आइसोटोप्स को इन्होंने सक्सेसफुली क्लासिफाई नहीं किया था। और किसने सक्सेसफुली क्लासिफाई नहीं किया आइसोटोप्स को? मेंडलीव ने। तो स्टूडेंट हमने मेंडलीव के डिमेरिट्स को लेकर 3 बातें की। पहला, इन्होंने हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं बताया। दूसरा, इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को नहीं रखा। तीसरा, इन्होंने आइसोटोप्स को सक्सेसफुली क्लासिफाई नहीं किया। ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, ऐसे बहुत सारी गलतियां थी इनकी, लेकिन यही कुछ गलतियां आपके बुक में दी हुई थी, मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी हेनरी मोजेले का लॉ क्या है।